Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. Welcome back to Wings Ek Udan. Guys, JK PSI की नोटिफिकेशंस आर आउट और 800 पोस्टर रिकमेंड हुई हैं. जल्दी शायद फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएं. जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली एंड वी आर विद यू इन दिस प्रिपरेशन. गाइस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जो इसी लेवल के एग्जाम हैं, अलग अलग स्टेट्स में या फिर सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, स्टेट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम, उनके क्वेश्चन पेपर देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आज हमने ये सीरीज शुरू कर दी थी पहले से ही, तो आज उसी का सेकंड पार्ट है. रणधीर सर ने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. आज हम पॉलिटी एंड इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. दोस्तों, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, इसका एक बहुत बड़ा चंक, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से आपको दो चीजें पता चलती हैं. एक तो ये क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है, जो हम नॉलेज पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जो हम याद कर रहे हैं, वो किस किस्म से आ रहा है, फैक्चुअल है कि कंसेप्चुअल है, और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है, सिर्फ ABCD है या फिर स्टेटमेंट्स वाइज है या फिर ट्रू फॉल्स है. ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम एंटर होने से पहले. हाँ, इस बार थोड़ी बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी जरूर है क्योंकि JK SSB कंडक्ट करने वाला है एग्जाम, बट नेवरदलेस क्योंकि पुलिस का एग्जाम है और वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रीवियस जो पैटर्न फॉलो हुआ है उसको जरूर मद्देनजर रखेंगे. तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज प्रीवियस ईयर जो लास्ट क्वेश्चन पेपर आया था JK PSI का, उसके पॉलिटी और इकोनॉमी सेक्शन को. दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम पॉलिटी से. पहला क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव एज एनविसाज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. दोस्तों, ये चीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं. इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी ये एक्ट्स हैं जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद की, उस एक्ट्स जो स्टार्ट होता है, पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर पिट्स एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट 1853, फिर इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1861, इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1892, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. ये सभी के सभी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं. द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रोविंस वाज वेस्टेड इन द गवर्नर. देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द गवर्नर. डायरकी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज abolished at the provincial level. And D, the governor could be removed by a vote of no confidence of provincial legislature. दोस्तों, यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी कि ये एक्ट में आप गेस वर्क नहीं कर सकते. आपने एक्ट पढ़ा है, उसकी फीचर्स पढ़े हैं, तभी आंसर कर पाओगे. जनरली बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन तीन ऑप्शंस को आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये हो सकता है. तो ये आपके कंसेप्ट में इस्तेमाल होगा, लेकिन जहां फैक्ट है वो तो फैक्ट है. अगर आपने एक्ट पढ़ा है तो आपको पता है, एक्ट नहीं पढ़ा तो आपको नहीं पता. तो जिन लोगों ने एक्ट पढ़ा है उनको याद होगा, पहले डायरकी हुआ करती थी प्रोविंशियल लेवल पे, जिसमें जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया जाता था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट. ये इसको कहते थे डायरकी. ड्यूल गवर्नमेंट अलग चीज थी जो 1784 में एस्टैब्लिश हुई थी. बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दो अलग अलग बॉडीज थी. ये डायरकी की बात चल रही है. तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में यह फर्क था कि रिजर्व सब्जेक्ट वो सारे वो सब्जेक्ट्स थे, सारे वो पावर्स थी जो गवर्नर के पास कंप्लीटली थी. वो सिर्फ गवर्नर उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता था. जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट थे जिसमें गवर्नर को विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चलना था. तो ये चीज उन्होंने खत्म कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंशियल लेवल पे, और उसको एस्टैब्लिश कर दिया सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे. तो ये आंसर इसका क्या आ जाएगा. डायरकी एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज abolished एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड एट सेंट्रल लेवल. समझ में आ रही बात. तो यहां आंसर क्या हो जाएगा. आंसर विल बी सी. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी enshrined in the preamble of the Constitution of India were inspired by. दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो काफी सारे वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुआ, क्योंकि ऑलरेडी काफी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल हो चुकी थी, और जहां पर भी डेमोक्रेसी की बात आती है वहां पर कॉमन प्रिंसिपल्स डिमांड किए जाते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेरिकन से इंस्पायर्ड है, बिल ऑफ राइट्स से. आपका जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है. DPSP आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है.
सिमिलरली जो आपका लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो प्रीएम्बल में मेंशन किए गए हैं, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। जिन लोगों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी उनको आइडिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो हमने अपनी क्लास के लेक्चर्स में ये सब चीजें पढ़ने की कौन सा पार्ट कहां से इंस्पायर्ड है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे सारी की सारी चीजें। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 of the Indian Constitution can be declared only during। दोस्तों किस सिचुएशन में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है? जिसने वो एग्जैक्ट वो पढ़ा होगा, वो आर्टिकल उसको पता होगा। अब ऑब्वियसली हमने सारे आर्टिकल तो नहीं पढ़ने हैं, 470 आर्टिकल नहीं पढ़ने हैं। हमने पढ़ना क्या है? हमने पढ़ने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं, जैसे कि जो आपके ये है फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये जो मेजर पोर्शंस हैं, गवर्नर के बारे में पढ़ना है, उनको पढ़ना मिली, ये आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। इसके पीछे थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी होती है कि क्यों ऐसा अमेंडमेंट हुआ था। तो आइए देखते हैं, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। नहीं, बात चल रही है किसकी? नेशनल इमरजेंसी की, क्योंकि आर्टिकल 350, 352 इसमें नेशनल इमरजेंसी की बात चल रही है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वाला फैक्ट है वो स्टेट इमरजेंसी की बात चलती है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी अलग चीज है। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंडी, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। दोस्तों ये आर्म्ड रिबेलियन को अमेंड किया गया था। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, लेकिन इसका मिसयूज हुआ करता था। मिसयूज इस सेंस में हुआ करता था कि किसी भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है जी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस प्रोटेस्ट को भी कहा जा सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस लोग हुजूम में बाहर आ गए उसको भी कहा जा सकता है। इसीलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को वर्ड को हटा के रखा गया आर्म्ड रिबेलियन। जब कंट्री के अंदर ही कोई पर्टिकुलर ग्रुप आर्म्ड रिबेलियन करे, हथियार उठा ले, ओनली इन दैट केस नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। तो यह आंसर क्या आ जाएगा? डी। वॉर, चाहे वॉर हो बाहर से किसी कंट्री के साथ, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, कोई दूसरी कंट्री बॉर्डर पे एग्रेशन कर रही है, या फिर कंट्री के अंदर ही आर्म्ड रिबेलियन हो, लोगों ने हथियार उठा लिए, तब आप उस बेसिस पे डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को रिव्यू कर सकता है कि क्या यह लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एनश्राइंड प्रिंसिपल और रीजंस के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। अगर ये उसके अगेंस्ट है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट पास करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ये पूछ रहा है कि ये एग्जैक्टली किस आर्टिकल से पावर मिलती है सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, तो यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं चल रही है। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहां पर भी उसकी बात नहीं चल रही है। उसके बाद आ गया आर्टिकल 44 दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज अ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड फाइनली आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। समझ में आ रही बात? तो आंसर क्या यहां पर आ जाएगा? सी। देखो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ चीजें समझने की भी हैं और कुछ चीजें रटा मारने की हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि पता नहीं बहुत हाई फाई चीज है। 3-4 बार इसको जब रिवीजन हो जाती है तो समझ में आने लगता है। यही हमारा मकसद है कि अपने लेक्चर्स में हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएं, और इतना हाई लेवल भी नहीं चले जाओ कि केएस के लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, और इतना लो लेवल भी नहीं करो कि सवाल भी सॉल्व ना हो। लेवल ठीक ठाक आता है, तो इसलिए हमको एक मीडियम डिफिकल्टी लेवल तक जाना है। ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे जाना है जो केएस लेवल का है, ना तो बहुत ही नीचे रहना है जब सवाल ही सॉल्व ना हो पाए। तो हमारे लेक्चर्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी लेवल पे जेके पीएसआई की जो डिमांड्स है वो पूरी हो सके। So consider the following statements. A money bill can be introduced in any of the House of Parliament. B. Determination whether a bill is a money bill is made by the Union Cabinet. दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखने की है कि जहां तक मनी की बात आती है, मनी रिलेटेड पावर्स की बात आती है, उसमें राज्यसभा की कोई पावर नहीं होती। मेनली लोकसभा के साथ ही वेस्ट करती है, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करने का मतलब नहीं बनता। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। नंबर सेकंड, द डिटर्मिनेशन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट इज डिटरमिन्ड बाय यूनियन कैबिनेट। नो, दिस पावर लाइज ओनली एंड ओनली विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा? डी।
नीदर 1 एंड और 2, तो डी आंसर आ जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीजें जो हैं ये हमारे लेक्चर्स में हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। हमारा जो पेड कोर्स हमारी ऐप पे चल रहा है, सो यू कैन सिंपली डाउनलोड विंग्स एक उड़ान ऐप, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी, एंड यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस कोर्स एट जस्ट 2500 रुपीज। डोंट वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी। नहीं, इसको भी काट देंगे, अच्छा नहीं लगा। सो गाइस, ये चीजें हम ऑलरेडी, ये जो छोटी मोटी चीजें यही आपको एज देता है आपकी सिलेक्शन में, और ये चीजें हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं अपने पेड कोर्स में, और यहां पर हम वीडियो तो अपलोड करते ही रहेंगे। जो लोग हमारे साथ यहां बने रहना चाह रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहां भी हेल्प करने की, पर जो लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनको और हेल्प मिल पाए, थोड़ा और डिटेल में, जिनका सब्जेक्ट नहीं है ये, वो हमारे पेड कोर्स को ले सकते हैं। विंग्स एक उड़ान की ऐप डाउनलोड करनी है, जस्ट 2500 रुपीज में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। ऑलरेडी मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड। दोस्तों 1919 जो एक्ट है इसको मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, या फिर मॉन्टेगू कैलफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, क्लियरली क्या डिफाइन किया इसने? सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एंड वाइसरॉय, नन ऑफ द अबव। वेलकम एवरीवन। गाइस, जेकेपीएसआई की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करें, और इस प्रिपरेशन में विंग्स एक उड़ान आपके साथ है। गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन एसआई कोर्स। मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा। और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है। दोस्तों, विंग्स एक उड़ान से पहले आई वॉज द फाउंडर ऑफ आरएस अकेडमी, जिस पे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है जेकेपीएसआई। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से जेकेपीएसआई को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप, उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। So the Government of India Act 1919 clearly defined separation of powers between judiciary and the executive, the jurisdiction of central and provincial governments, the powers of Secretary of State for India and Viceroy, and D, none of the above. दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसने क्या किया था, उसने सेंट्रल और जो प्रोविंशियल पावर्स थे उसको क्लियरली डिमार्केट किया था कि सेंटर की पावर्स क्या है, स्टेट की पावर्स क्या है। मतलब प्रोविंस बोलते थे तब तो स्टेट्स नहीं होती थी, तब प्रोविंस बोलते थे इनको, तो प्रोविंस की पावर्स क्या रहेंगी। इट क्लियरली डिमार्केटेड दैट। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? द पावर्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। The executive power of Union of India is vested in Prime Minister. Second, the Prime Minister of India must be an elected member of Lok Sabha. दोस्तों, पहली बात, एग्जीक्यूटिव पावर हमेशा वेस्टेड होती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को काम करना होता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो लीगली स्पीकिंग पावर वेस्टेड इज इन प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। इसमें कंसेप्ट आता है डी फैक्टो एंड डी ज्योर हेड। डी फैक्टो और डी ज्योर यानी असली में कौन हेड है और जिसके हाथ में पावर रखी वो कौन है। तो प्रेसिडेंट को साइन करना होता है जो भी एड एंड एडवाइस मिलती है काउंसिल मिनिस्टर की। तो रियल सेंस में पावर इज इन व्हाट, प्रेसिडेंट के हाथ में। नंबर सेकंड, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्टेड मेंबर हो लोकसभा का या लेजिस्लेटिव असेंबली का। अगर वो नहीं है तब भी उसको प्राइम मिनिस्टर चूज किया जा सकता है, तब भी उसको चीफ मिनिस्टर चूज किया जा सकता है, अगर जो मेजॉरिटी पार्टी है उसको इलेक्ट करे अपना लीडर। लेकिन हां, 6 महीने के अंदर उसको इलेक्ट होकर आना पड़ेगा, या तो मेंबर ऑफ राज्यसभा या तो फिर स्टेट्स में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप देखिए यही हुआ वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने अपनी सीट हार दी, उसके बावजूद भी वही सीएम बने। तो शी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन स्पाइट ऑफ दैट शी बिकेम अ व्हाट, चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली महाराष्ट्र में हुआ, उद्धव ठाकरे वाज नॉट इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन उन्हीं को बनाया गया और 6 महीने के अंदर अंदर फिर वो बन गए मेंबर। तो 6 महीने का टाइम होता है।
आप मेंबर हो या ना हो। यहां पर नायक फिल्म को भी याद कर लो, नायक फिल्म में से हवा की बात नहीं बताई थी, अनिल कपूर को भी ऐसे ही बनाया गया था एक दिन का सीएम, क्योंकि अगर जो आपके एमएलएज हैं मेजॉरिटी में उसको अपना लीडर इलेक्ट कर दें, ही कैन बिकम अ सीएम विदाउट ये चाहे उसने कभी इलेक्शन लड़ा हो या ना लड़ा हो। समझ रहे बात को? सो ना तो 1 करेक्ट है ना तो 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजंस ऑफ 5th and 6th शेड्यूल, यहां पर थोड़ा टाइपो है, ये 5th है, दिस इज 5th। द प्रोविजंस ऑफ 5th and 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन have been made in order to protect the interest of scheduled tribes, protect the interest of minority communities, protect the interest of scheduled castes, protect the interest of women and children। दोस्तों 12 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हर एक शेड्यूल को हमें डिटेल में पढ़ना है। अब ये बात जान लीजिए, रट्टा मार लीजिए या याद कर लीजिए, 5th और 6th शेड्यूल हमेशा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रखा गया था, तो इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया था, और डिटेल में हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? ए। Which part of the Indian Constitution enshrines the idea of welfare state? दोस्तों पहले हुआ करती थी पुलिस स्टेट, इंडिपेंडेंस से पहले। उनका लॉजिक वेलफेयर करना नहीं था, उनका लॉजिक था भाई कॉलोनियल एम्पायर जो है उसको बढ़ाना। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि लोगों की भलाई के लिए, ग्रेटर गुड के लिए गवर्नमेंट करना। तो इस जो ये जितने भी प्रोविजंस हैं, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा पार्ट है जो गवर्नमेंट को डायरेक्शंस हैं कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क रखना है, तुम्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अप्लाई करना है कंट्री में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तुम्हें फ्री लीगल जो है उनको प्रोवाइड करना है लोगों को जो एफोर्ड नहीं कर सकते। सो ये सब प्रोविजंस किसमें एनश्राइंड है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। और पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और यही इंश्योर करता है कि जो स्टेट रन कर रही है वो वेलफेयर स्टेट हो, कहीं पुलिस स्टेट ना हो। तो क्या आंसर आ जाएगा यहां? सी। Which of the following statements is not correct with respect to the protection of individuals being tried for offenses? अब बता रहा है कि जो भी इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया जाना चाह रहा है उनके लिए जो प्रोटेक्शन ऑफर करता है लीगल सिस्टम, इनमें से वो कौन सी प्रोटेक्शन नहीं है? ए, अ कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। बी, द अक्यूज्ड must have violated an existing law। C, an accused cannot be tried and punished for the same offense। D, quantum of punishment must be provided in law as it existed on a date of committing the offense। दोस्तों पहला देख लो, कह रहा है कि जो कन्फेशन अगर कोई कन्फेस कर दे कि यार मैंने ही ये क्राइम किया है या मैंने ही किसी को मारा है, तो इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कैसे एविडेंस के तौर पे। एक बार हमेशा याद रखना, जो ये नेवर, ऑल, ये जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं ना, नेवर, सभी, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली रॉन्ग होते हैं। जनरली, हमेशा नहीं लेकिन जनरली रॉन्ग होते हैं। अब देखो, एक्यूज मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ, अगर आपको अरेस्ट करना है तो आज से 500 साल पहले या 100 साल पहले जो लॉ था, अगर उस आपने वो कमिट किया तो उसके लिए अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए तो आपको नहीं कर सकते ट्राई, जो अभी लॉ है वही होना चाहिए। तो ये तो सही है। एक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन। जो एक ऑफेंस की उसको सजा मिल गई, उसी ऑफेंस के लिए उसको दोबारा सजा नहीं दे सकते आप, इसको डबल जेपरिटी कहते हैं। ये भी सही है। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एक्जिस्टेड ऑन द डे ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। जो भी आपको पनिशमेंट मिलेगी उस टाइम पे उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट थी वही मिलनी चाहिए। बाद में आपने बोला कि नहीं इसके लिए ज्यादा पनिशमेंट होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपको निर्भया केस याद होगा 2011 का, उसमें क्या हुआ था, जो उसमें जुवेनाइल था, 16 साल या 17 साल का लड़का था, उसने सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज कमिट की थी, तो सब कह रहे थे इसको फांसी दो, लेकिन वो जुवेनाइल था और जुवेनाइल को फांसी नहीं हो सकती, उनको कोई भी क्राइम जो है ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं होती है। बाद में लॉ को अमेंड किया गया कि 16 साल के लड़के को भी एडल्ट की तरह जो है पनिशमेंट मिल सकती है, वो बाद में हुआ। लेकिन ये क्राइम जिसको कमिट किया था उसको ये लॉ नहीं था, इसीलिए उसको जुवेनाइल बन के छोड़ भी दिया, उसको 3 साल में शायद छूट भी गया था। सो जो भी कमिट करता है क्राइम, उस वक्त जो सजा होती है वही मिलती है। बाद में आप अमेंड करके नहीं बोल सकते कि यहां पर रेट्रोस्पेक्टिव में मैं लगाऊंगा जी, मतलब मैं बाद में मैंने अमेंड किया और पीछे वाले लोगों को मैं ज्यादा सजा दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पर एक ही ऑड वन आउट है, कन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। तो कन्फेशन
इन सम सर्कमस्टांसेस कैन बी यूज्ड, नेवर की बात नहीं है। इन सम सर्कमस्टांसेस कैन नॉट बी यूज्ड, बट इन सम सर्कमस्टांसेस इट कैन बी यूज्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, which of the following statements regarding the preamble of the constitution of India is or correct? कह रहा है इन स्टेटमेंट में से प्रीएम्बल के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। जिन लोगों को पता नहीं, प्रीएम्बल बेसिकली एक इंडेक्स है, इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। इस प्रीएम्बल को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्या विजन थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों 1960 में बेरूबारी यूनियन केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर केशव नंदा भारती केस 1973 में इसने अपनी पुरानी जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब प्रीएम्बल विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द केशव नंदा भारती केस 1973। ए स्टेटमेंट इज राइट। द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट हैव बीन अ पार्ट ऑफ प्रीएम्बल सिंस इट्स इंसेप्शन। दोस्तों स्टार्टिंग से जो आपका सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड थे, ये पहले नहीं था। ये 42nd अमेंडमेंट हुई थी इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उनके टाइम पे, तब इसको लगाया गया था, तब उसको प्रीएम्बल में डाला गया था। सो बी इज रॉन्ग, ए इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, यानी ए ओनली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। दोस्तों इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वो जो लोग वोटिंग में शामिल होंगे, कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज यानी कौन लोग इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। यहां हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए इलेक्शन होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन होता है जिनमें आम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है। इनफैक्ट पंचायत और लोक म्युनिसिपैलिटीज के लिए भी होता है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम लोग शामिल नहीं होते। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट शामिल होते हैं। ठीक है ना, जस्ट सेकेंड। हाँ, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ए आंसर आ जाएगा इसका। जो प्रेसिडेंट होता है उसमें मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स शामिल होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। A. Normally the parliament can legislate on subjects enumerated in। कहता आम सर्कमस्टांसेस में कौन सी लिस्ट है ऐसी जिसपे यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, फाइनेंशियल लिस्ट, बोथ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। दोस्तों नॉर्मली तो यूनियन लिस्ट पे ही करती है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जब किसी स्टेट की गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ हो, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए अभी जो लेजिस्लेट होगा लॉ, वो पार्लियामेंट करेगी, लेकिन नॉर्मली नहीं करती, नॉर्मली स्टेट असेंबली ही करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नॉर्मली सिर्फ यूनियन लिस्ट पे और कॉन्करेंट लिस्ट पे कर सकती है, बट कॉन्करेंट लिस्ट ऑप्शन में है ही नहीं, तो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर? ए। ठीक है जी। ये यूनियन लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर्स में। अब दोस्तों आगे इकोनॉमी के क्वेश्चन, पॉलिटी के तो इतने थे, आपने देखा कितने सारे क्वेश्चन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आर ट्रू? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसका क्या डिफरेंस है पहले तो ये समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी वो जिनके टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड हो, उनको एश्योर्ड जॉब श्योरिटी हो, और अनऑर्गेनाइज्ड जहां पे ना तो टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स है, ना तो जॉब श्योरिटी है, और ना ही वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है।
समझ में आ रही बात? अब कह रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आएगा? जो बाहर चाय बेच रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, जो नॉर्मल छोटी मोटी चीजें बेच रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा, लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। सो क्या बोल रहा है? लेबर इज मोर नंबर देन इन दैट ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर ज्यादा है, ऑब्वियसली ज्यादा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत छोटा सा है जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स है, बाकी बेचारे सिर्फ सीजनल लेबर करते हैं, सीजनली यहां पर काम मिल गया, वहां पर काम मिल गया, काम कर लिया, वहां कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं हो रही है। तो लेबर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कम है, ये तो सही है। जॉब सिक्योरिटी एंड वर्क रेगुलेशन आर बेटर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बिल्कुल भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आज आपको हायर किया कल आपको निकाल सकते हैं, तो ये आंसर गलत है। दे आर यूजुअली नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रेड यूनियंस, ये भी बिल्कुल सही है। जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे ट्रेड यूनियन बन सकती हैं? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लेबर है उन सबको मिला के यूनियन बनाई जा सकती है, लेकिन एक बंदा यहां काम कर रहा है, एक बंदा बिहार में, एक बंदा यूपी में, एक बंदा जम्मू कश्मीर में, एक बंदा तमिलनाडु में, तो कैसे होगा? सो आंसर क्या आ जाएगा? वन ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया मर्जर्स एंड एक्विजिशंस ऑफ फर्म्स आर रेगुलेटेड बाय। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, दो फर्म्स मर्ज कर जाती हैं, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया मर्ज कर गई, तो जब भी ये मर्ज करती हैं इसको रेगुलेट किया जाता है, देखने के लिए कि कोई अनकंपिटिटिव प्रैक्टिस तो नहीं फॉलो हो रही, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहे कि कौन रेगुलेट करता है, इंडिया में ऐसी कौन सी बॉडी है जो मर्जर और एक्विजिशन को रेगुलेट करता है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो दोस्तों याद रखिए हमेशा एक्विजिशन एंड मर्जर्स हमेशा कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया करता है, बी। ये तो सीधे फैक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर ऑफ फूड in total consumption expenditure has been coming down as per capita income grew over the time in last 60 years because कहता है कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं हम, इसमें फूड का जो शेयर था वो घटता जा रहा है, हालांकि पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। इसका क्या रीजन है? पर कैपिटा इनकम क्या हो गया? पर कैपिटा इनकम हो गया किसी भी कंट्री की जो इनकम है, जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, उस नेशनल इनकम से डिवाइड करो टोटल पॉपुलेशन को। यानी अब ये नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये डिटेल में नहीं जाऊंगा, हालांकि हमारे इसमें लिंक प्रोवाइड है, अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो आपको जीडीपी नेशनल इनकम के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो नेशनल इनकम को जब डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से तो पर कैपिटा इनकम आती है। तो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ तो कर रही है, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो खर्च रहे हैं उसमें फूड की जितने पैसे खर्चते हैं वो कम खर्च रहे हैं। ऐसा क्यों है? आओ देखते हैं ऑप्शन क्या है। पीपल हैव बीन परचेजिंग लेस फूड। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, जितना खाना खाना है उतना तो खाना ही है, ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है तो आप खाना खाना कम कर देंगे। पीपल हैव बीन प्रेफरिंग नॉन सीरियल आइटम इन देयर फूड बास्केट। अब नॉन सीरियल आइटम नहीं करे लेकिन फूड पे तो खर्च ही होंगे ना। ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर हैज बीन लोअर देन द ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। ये आंसर है कि जितनी तेजी से हमने खाने पे इंक्रीज किया पैसा, उतनी उससे ज्यादा तेजी से पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि जो फूड का जो शेयर है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज बीन लॉन्च्ड फॉर। दोस्तों जनधन योजना जो थी 2014 में आई थी, और जनधन योजना का मकसद यह था कि जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिन लोगों को बैंक के लिए एक्सेस नहीं है, जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है, जो मॉडर्न इकोनॉमी का फायदा नहीं उठा पा रहे, उन तक बैंक अकाउंट तक पहुंच पाए, ताकि मिनिमम पैसे में भी वो अकाउंट खोल सके। याद होगा अगर आपको तो इसका मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एवरी हाउस होल्ड शुड हैव एक्सेस टू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जब लोग बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कंपनी के पास जो है रजिस्टर होंगे, उनके पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी होगी, एक्सेस टू क्रेडिट आसान हो जाएगा, एक्सेस टू पैसा आसान हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आपको लोन कहां से मिलेगा? तो इसका मकसद था फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, प्रोमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन्स, या फिर प्रोमोटिंग लोन्स टू स्टार्टअप बिजनेस, इसमें से कोई आंसर नहीं है। आंसर क्या है? सी, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द नीति आयोग टू रिप्लेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग क्यों बनाया? किसको रिप्लेस करने के लिए? ये सभी को पता होना चाहिए। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी,
2014 में गवर्नमेंट ने आते ही प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और नीति आयोग बना दिया। प्लानिंग कमीशन टॉप बॉटम अप्रोच फॉलो करती थी कि टॉप पे प्लान बनेगा, नीचे पर्कुलेट करेगा। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है कि लोअर लेवल्स पे, म्युनिसिपैलिटीज पे, जिला परिषद में, डिस्ट्रिक्ट्स में प्लान बने, स्टेट्स तक पहुंचे और स्टेट सबमिट करे वो सेंटर पे, उस हिसाब से जो है प्लान ग्रोथ हो, प्लानिंग हो। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? बी, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया किसने? नीति आयोग ने। Which of the following articles of the Constitution of India provide the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India? अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे जो कि पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 12 एंडिंग इन आर्टिकल 35, तो आप देखोगे कि आर्टिकल 14 में क्लियर कट लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर्टिकल 14। आंसर इज आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर करंटली कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? जीडीपी ऑफ इंडिया में मैक्सिमम शेयर किसका है? यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा किसका है? सर्विसेज का। उससे कम किसका है? इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का। उससे कम किसका है? एग्रीकल्चर का, प्राइमरी सेक्टर का। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, समझ में आ रही है बात? तो यहां से क्या आ जाएगा? सी, सर्विस सेक्टर अराउंड 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। और यह भी बात जानने की कि सबसे कम लोग इस पे डिपेंडेंट हैं। सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है? प्राइमरी सेक्टर पे, जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। कंसिडर द फॉलोइंग एक्शंस बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कब ऐसे एक्शन करती है? कटिंग द टैक्स रेट्स, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग, एबॉलिशिंग द सब्सिडीज। कह रहा है जब रिसेशन होगी तो अगर गवर्नमेंट बोलती है हम फिस्कल स्टिमुलस ला रहे हैं, तो इसमें से क्या क्या वो फॉलो करेगा? दोस्तों, जब भी कंट्री में रिसेशन आ जाता है, डिमांड कम हो जाती है, जैसे कोरोना की वजह से हुई, तो गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स रेट्स को कम कर देती है और एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है ताकि मार्केट में मनी ज्यादा आए। लोगों के पास पैसा होगा, वो खर्चेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होगी और पैसा आएगा, तो इकॉनमी फिर से मूव करने लगेगी, फ्लो ऑफ कैश चलता रहेगा। लेकिन एबॉलिशिंग सब्सिडीज नहीं करेगी, सब्सिडीज देगी उस वक्त ताकि लोग बिजनेस शुरू कर सकें। इसको कहते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। तो आंसर क्या आ जाएगा? जब भी रिसेशन होगी गवर्नमेंट टैक्स रेट कम करेगी और स्पेंडिंग बढ़ा देगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 and 2 ओनली, यानी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। नॉर्मली द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट्स एन्यूमरेटेड इन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने बता दिया यूनियन लिस्ट में होता है ये। द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19 विल। कह रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम थी, लॉन्च की थी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2018-19 में। अब ये आपको याद होना चाहिए कि ये वही स्कीम है जिसको आप जन आरोग्य योजना भी कहते हो और आयुष्मान भारत योजना भी कहते हो। तो कह रहा है क्या प्रोवाइड किया इसने? क्या इसने 100 बेडेड हॉस्पिटल इन ईच डिस्ट्रिक्ट की बात की, या फिर 5 लाख इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया, या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड की, या फिर आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड किए? दोस्तों, इसने बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस की बात की थी। हेल्थ इंश्योरेंस में ये लोग 5 लाख तक का इंश्योरेंस दे रहे थे तकरीबन 10 करोड़ फैमिलीज को, 10.74 करोड़ टू बी प्रिसाइज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिटकॉइन। दोस्तों, रिसेंट ईयर्स में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड बड़ी सारी आपको चीजें दिख रही होंगी। काफी सारी एप्स आ गई जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, और बिटकॉइन के अलावा बड़ी सारी क्रिप्टो करेंसी है, जैसे कि पोलकाडॉट, जैसे कि लिंक चेन, जैसे कि डॉजी, जैसे कि एक्सआरएल, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। पर बिटकॉइन जो थी वो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी। इट वाज द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, दैट इज आल्सो करेक्ट। एंड द सिस्टम वर्क एज पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो पहले आपको ब्लॉकचेन की समझ में आना चाहिए कि क्या होता है ब्लॉकचेन, फिर आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए तो कि क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी दरअसल उनको ना एक पजल बनाने के लिए होता है कि एक अगर मैंने एक क्रिएट किया एक कॉइन, यानी डिजिटल करेंसी क्रिएट की, उसको दोबारा उसको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उसको काउंटरफीट नहीं किया जा सकता, उसका नकली कोई चीज नहीं निकाली जा सकती। जैसे आमतौर पे करेंसी क्या है? नोट है, नोट के नकली नोट निकल सकते हैं, पर क्रिप्टो करेंसी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते। इट्स ऑथेंटिक। एक जो क्रिप्टो करेंसी है वो यूनिक है, उसका यूनिक सिग्नेचर है, यूनिक प्रॉपर्टीज है। दोस्तों, इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? सी डी, आई मीन 1 2 3।
सो गाइस आपको समझ में आ रही होगी कि किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही कुछ डिटेल में हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हमारे पेड बैच में। सो दोज हु वांट सम मोर गाइडेंस, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं एंड यू कैन चेक इट आउट ऑन द स्टोर इन आवर ऐप। और आपको बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, तकरीबन 20 से ज़्यादा लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू सो मच गाइस।